जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी चल रहा है पितृपक्ष और सर्वपितृ अमावस्या के तुरंत यानी कि अगले ही दिन शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम शारदीय नवरात्र से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जानने वाले हैं, जैसे कि नवरात्र कब से शुरू हो रहे हैं, कब समाप्त होने वाले हैं, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए, 2 दिनों का जो लोग सिर्फ व्रत करते हैं नवरात्र में वो किस दिन करेंगे। और कुछ कमेंट्स मेरे पास ये भी आ रहे थे कि दीदी हम ना 9 दिन का व्रत पहली बार रखना चाह रहे हैं, तब हम क्या रख सकते हैं, या फिर हम कलश स्थापना कर सकते हैं, या ज्वारे पहली बार बोना चाह रहे हैं तो बो सकते हैं, अखंड ज्योत जलाना चाह रहे हैं। तो सारी महत्वपूर्ण बातें आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी, परंतु वीडियो पर चलने से पहले वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होता है। इस बार नवरात्र प्रारंभ हो रही है 15 अक्टूबर रविवार से, जो कि समाप्त हो जाएगी 23 अक्टूबर सोमवार के दिन, यानी कि सोमवार के दिन हमें नौमी तिथि मिल रही है। तो देखिए, जो पहला नवरात्र पड़ रहा है वो पड़ रहा है 15 अक्टूबर रविवार को, दूसरा नवरात्र 16 अक्टूबर के दिन पड़ रहा है, तीसरा नवरात्र आपको मिल रहा है 17 अक्टूबर को, चौथा नवरात्र आपको मिल रहा है 18 अक्टूबर को, पांचवा नवरात्र 19 अक्टूबर, छठा नवरात्र 20 अक्टूबर, सप्तमी तिथि 21 अक्टूबर, और जो भी मेरी माताएं बहनें अष्टमी का पूजन करती हैं, कन्या पूजन, कन्या भोज करवाया जाता है, इस दिन कंजकें जमाई जाती हैं, वह होती है 22 अक्टूबर के दिन, यानी कि 22 अक्टूबर को आपको अष्टमी तिथि मिल रही है। कुछ घरों में नौमी का पर्व मनाया जाता है, यानी कि अष्टमी तक व्रत किया जाता है और नौमी तिथि के दिन कन्या भोज करवाया जाता है। तो 23 तारीख के दिन यानी 23 अक्टूबर के दिन आपको नौमी तिथि प्राप्त हो रही है। तो ऐसे में आपको यही लग रहा होगा कि अब हमें व्रत कब करना है, तो वो भी ध्यान से समझिएगा। और 24 तारीख को जो मिल रहा है वो हमें दशहरे का पर्व मिल रहा है। अब कुछ मेरी माताएं बहनें तो पूरे ही 9 दिन के नवरात्रों का व्रत रखते हैं। जो लोग 9 दिन के व्रत करते हैं वे नौमी तिथि के दिन पारण कर देते हैं, यानी कि नौमी जब पड़ती है तब पारण कर देते हैं। और हमेशा मैं हर वीडियो में बताती हूं, कभी भी पारण दशमी में नहीं किया जाता, दशमी युक्त पारण सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जाता है। तो नौमी के बाद आप शाम के समय में या कन्या भोज के बाद अपने व्रत को खोल सकते हैं। अब जो लोग नौमी में पूजन करते हैं वो लोग अष्टमी तक व्रत करते हैं, और जो लोग अष्टमी पूजन करते हैं वो सप्तमी तक व्रत करते हैं। तो ये देखिए, आपके घर पे आपकी कुल की परंपरा के अनुसार है कि आप कितने दिन व्रत करते हैं। अब जो लोग पहला और आखिरी व्रत करते हैं, जिनके यहाँ नौमी पूजी जाएगी, वो पहला व्रत करेंगे 15 अक्टूबर को और आखिरी व्रत करेंगे अष्टमी के दिन 22 अक्टूबर को। परंतु कुछ परिवारों में अष्टमी का पूजन किया जाता है, जैसे कि हमारे घर में भी अष्टमी का ही पूजन किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो व्रत है वो 15 तारीख को हम लोग पहला रखते हैं, और जो अंतिम व्रत होता है वो सप्तमी का 21 तारीख के दिन हम रखते हैं, और अष्टमी के दिन कन्या पूजन हम कर देते हैं। परंतु कभी भी जो आप चौकी होती है 9 दिनों तक पूर्ण पूजा करने के बाद ही दशमी तिथि में आपको हटानी चाहिए। यानी कि आपने प्रथम तिथि, जो प्रतिपदा तिथि में जब आप घट स्थापना, जिसे हम बोलते हैं घट स्थापना करते हैं, 15 अक्टूबर के दिन आप घट स्थापना करेंगे। उसके बाद में नौमी तक आपको रात्रि तक पूजन जरूर करना चाहिए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने अष्टमी का पूजन किया और उसी दिन आपने चौकी हटा दी, क्योंकि 9 दिनों की पूजा का बहुत विशेष महत्व होता है। 9वां दिन सिद्धिदात्री का होता है, यानी कि समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली माता। तो भले ही आप व्रत करें नहीं करें, पूजन कैसे भी कर रहे हो, हमेशा नौमी तिथि की शाम की पूजन अर्चन के बाद ही आपको चौकी हटानी चाहिए, यानी कि दशमी तिथि में सुबह के समय, जिस दिन दशहरा पड़ता है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। व्रत आप नौमी तिथि में जरूर खोल लें, दशमी तक कभी भी व्रत को लेकर नहीं जाया जाता। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दशहरा आपको मिल रहा है 24 अक्टूबर के दिन। अब सबके मन में एक ही प्रश्न आ रहा था, जो कमेंट्स मेरे पास बहुत बार आ रहे थे, जो लोग कलश की स्थापना पहली बार करना चाह रहे हैं, या ज्वारे बोना चाह रहे हैं, या अखंड ज्योत प्रज्वलित करना चाह रहे हैं, यदि आप पहली बार करना चाह रहे हो तो मेरा आपको कहना यह है कि इस बार आप ना करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि अभी आप सब जानते होंगे सावन के महीने में मलमास पड़ा है, और जब भी मलमास पड़ता है उस वर्ष में आगे पड़ने वाले जो भी वार त्योहार यदि आप पहली बार करना शुरू कर रहे हैं तो वह वर्जित माने जाते हैं। कब तक वर्जित माने जाते हैं? जब तक होलिका दहन नहीं हो जाता। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अभी इस बार मलमास पड़ा है तो नए कार्य करना वर्जित है। यदि हाँ आपके घर में पहले से घट स्थापना हो रही है, ज्वारे बो रहे हैं, आप अखंड ज्योत जला रहे हैं, तो फिर आप देखिए करिए। परंतु यदि नया करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत करिएगा। पहला आखिरी व्रत कब करना है मैंने आपको बता दिया। 9 दिनों के व्रत आप करिए, पूजा पाठ करिए, आप जैसे चाहें आप वैसे व्रत कर सकते हैं। परंतु कुछ नए नियम यदि लेना चाह रहे हैं तो वह आपको 2023 से ही लेनी है, जब होलिका दहन हो जाएगा उसके बाद से। अब जो लोग घट स्थापना करते हैं उसका शुभ मुहूर्त जान लीजिए। देखिए, कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त होगा प्रतिपदा तिथि में, यानी कि 15 अक्टूबर के दिन
सुबह में जो घट स्थापना होगी वो होगी 6:30 बजे से 8:47 तक का शुभ मुहूर्त है घट स्थापना का। तो सुबह सुबह आप अपनी घट स्थापना कर सकते हैं, परंतु कुछ लोग पंडित जी द्वारा करवाते हैं या कई बार हम सुबह नहीं कर पाते तो अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। अभिजीत मुहूर्त आपको मिल रहा है सुबह 11:44 से दोपहर के 12:30 तक, यानी 46 मिनट की समय अवधि आपको प्राप्त हो रही है अगर आप सुबह में घट स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो। और जैसे होता है कई बार पंडित जी देर से आ रहे हैं या हम ही कई बार नहीं कर पाए, वैसे पूर्ण कोशिश करें कि सुबह में आप घट स्थापना ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठकर नहा धो के अपने घर को साफ सफाई करके आप घट स्थापना कर लें। अब एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं सर्वपित्र अमावस के बाद घर का एक बार मंदिर को शुद्धिकरण करना जरूरी होता है, क्योंकि अमावस पितरों की होती है। इसके बाद हम नवरात्रि पे घट स्थापना करते हैं। तो ऐसे में आपको अपने घर को साफ सुथरा कर लेना चाहिए, पूरे घर में गंगा जल छिड़के मंदिर को पूर्ण रूप से साफ करके माता रानी को स्वच्छ वस्त्र पहना के चौकी की स्थापना करके आप घट स्थापना करें। और यदि घट स्थापना के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोग के साथ में जरूर शेयर करूंगी। और नवरात्र संबंधी आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी चैनल पर बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं भोग संबंधी, सामग्री संबंधी, और अभी नवरात्रि आएगी तो वैसे भी मैं आप लोग के साथ में ढेर सारी वीडियोस शेयर करूंगी। परंतु यदि कोई वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, क्या दीदी घट स्थापना हमने करी है तो क्या अखंड ज्योत जलाना बहुत जरूरी है क्या? देखिए, यदि आपने घट स्थापना कर दी है वह माता रानी का स्वरूप ही मानी जाती है। कहा जाता है वैसे तो अखंड ज्योत जलाना जरूरी होता है, परंतु देखिए आजकल कामकाजी महिलाएं होती हैं, गृहिणी होती है, हम लोग घर में नहीं होते, क्योंकि जब अखंड ज्योत जलाई जाती है ना तब घर में एक ना एक व्यक्ति का मौजूद होना जरूरी होता है। आप घर को ताला लगा के कहीं नहीं जा सकते। तो ऐसे में यदि आप अखंड ज्योत की देखभाल कर सकते हैं तो ही अखंड ज्योत प्रज्वलित करें, नहीं कर सकते तो आप सुबह शाम दिया बत्ती आप भगवान को करें। आपने जैसे जो आप पूजन करते आ रहे हैं शुरू से आप वैसे करें। अखंड ज्योत तभी प्रज्वलित करें जब आपका उसका ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि अखंड ज्योत को बिल्कुल मां का स्वरूप ही माना जाता है। तो बिना अखंड ज्योत जलाए भी नवरात्रि का पूजन बहुत आराम से किया जा सकता है। हमारे यहाँ वर्षों से मेरे जो मायके पक्ष में कभी भी अखंड ज्योत प्रज्वलित नहीं की जाती, क्योंकि नियम नहीं है, परंतु विधि विधान से दोनों ही नवरात्रि का पूजन किया जाता है। तो देखिए सारी जानकारी जो रीत परंपराएं चली आ रही हैं, देखिए यदि आपके कुल में कोई चीजें होती आ रही हैं तो आप उन्हें फॉलो करें। यदि कुछ नया प्रारंभ कर रहे हैं तो पहले अपने घर में चर्चा करें, उसके बारे में पहले आप 4 बार सोचें कि मैं ये नियम को पालन कर पाऊंगी, क्योंकि नियम लेना बहुत आसान होता है, उस नियम को फॉलो करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसी तो जब भी कोई नियम उठाएं सोच समझ कर उठाएं। तो सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो के माध्यम से मैंने देने की पूर्ण कोशिश करी है। वीडियो अच्छा लगा हो, लाभप्रद लगा हो तो इसे अपने अन्य